हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो अब हमारा जो नया टॉपिक रहेगा, हमने लास्ट वीडियो जितनी भी की थी उसमें एडमॉल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था और बहुत ही अच्छे से उसमें हमने आपको समझाया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब मेरे को तो लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट ही नहीं किया है। लेकिन मैंने अपने फुल एफर्ट्स के साथ उसको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है। और अभी हमारा जो नया टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने पीछे जर्नल कह सकते हो, आप जनरल केमिस्ट्री भी बोल सकते हो उस चीज़ को। तो मोल कॉन्सेप्ट था या उसमें कुछ आपके थ्योरीज थी, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल थे। उसमें हमने क्या सीखा था? एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या डिस्कस किया था? एटम्स के बारे में डिस्कस किया था कि एटम ही सबसे छोटी यूनिट है और एटम ही सबसे छोटी यूनिट है और वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। और एटम जो है सेम एटम्स है और सेम मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास कह सकते हो, शेप साइज सेम होगा उसका। ओके, डिफरेंट एटम्स क्या होंगे? डिफरेंट मास नंबर मास और डिफरेंट शेप साइज रखेंगे। ठीक है, इस तरीके की हमने कुछ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। लेकिन तब हमने उसकी ड्रॉबैक की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता है, उससे भी फर्दर छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी फर्दर क्या होता है, स्मॉल पार्ट में होता है, उसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है बेटा जी, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से कहते हैं इनको हम? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको होता क्या है। फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि अपने आप में क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ना रखे, फ्रीली वही हो, और इसके अलावा क्या है, उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ही फील ना हो, एक तरीके से कह सकते हो इम्पिटी टाइप हो। ठीक है, उनको हम फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। देयर आर 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स, एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है। तो फिर अब बात आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम कैसे क्या रिलेट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हमने पीछे जो भी अभी आपने क्या किया था, जो पिछली यूनिट की थी हमने, कौन सी यूनिट थी बताना जरा एक बार कमेंट बॉक्स में। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री में हमने जो पढ़ा था, वहां से कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आए। कैसे क्वेश्चंस आए? वो क्वेश्चंस क्या थे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओरली बताता हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि ये जर्नल है और जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, तभी ये इंटरेस्ट बनेगा इस यूनिट में। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि जो एटम है वो स्टेबल कैसे रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है। चलो हमने पढ़ लिया कि एटम सी होता है, फर्दर उसकी टाइप्स भी होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जिसको हम कहते हैं, लेकिन एटम स्टेबल कैसे रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो एलिमेंट होते हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट शो करते हैं, वो किस बेस पर करते हैं भाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आया। आपके माइंड में क्लिक किया? नहीं किया तो अब तो करेगा ही करेगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर इसके बाद कि जो एटम है वो कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, वो किस बेस पर करते हैं? कौन इलेक्ट्रॉन्स लेता है, कौन इलेक्ट्रॉन्स देता है। अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात इतनी नहीं आई थी, क्योंकि डिस्कवरी इसके बारे में जब ये इलेक्ट्रॉन हमने किया था, जब मैंने तो ये बताया नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे ऐसे डिस्कवरी हुई है, तो मॉलिक्यूल्स कैसे बना रहे हैं। ठीक है, कुछ तो उसके बीच में आदान प्रदान, कुछ लेना देना तो चल रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है, एमिशन स्पेक्ट्रा है, उनका क्या एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जैसे हमारी सन रेज से कुछ रेडिएशंस आती हैं, वो किस फॉर्म में आती हैं, कैसे आती हैं, फिर वो कैसे यूज में होती हैं। ठीक है, ये सब बातें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर्स में कि स्टेबल कैसे होगा एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं एटम्स के अंदर, वो कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, रेडिएशंस कैसे यूज होंगी, कौन कौन सी रेडिएशंस यूज होंगी। ठीक है, और फिर हमारा जो एटम्स है उसमें हमारी एस ब्लॉक क्या है, एस ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, एफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी रिगार्डिंग ऑफ एटम्स के में जो स्टेबिलिटी होती है वो, उसको स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड होगी, उसके लिए कुछ रूल हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सभी बातें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं या डिस्कवरी स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ ए फंडामेंटल पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ ए फंडामेंटल पार्टिकल। तो जिसकी हमें डिस्कवरी पढ़नी है फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स, और कह सकते हो आप स्टडी ऑफ कैथोड रेज। क्या कह सकते हो इसको आप? स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की स्टडी पढ़ते हैं बेटा जी हम, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, अगर आपको वो डायग्राम अच्छे से समझ लिया, अगर वो आपने वो डायग्राम अच्छे से समझ लिया, तो ये समझ लीजिए आपको 90% इसकी थ्योरी भी यहीं पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हमें डायग्राम अच्छे से बनाना है, उसको समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी वो किसने किया था? जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे थॉमसन ने, ठीक है। तो उसने क्या किया, उससे पहले क्या था, विलियम क्रोक्स थे 1879 में, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। वो हमारे लिए नहीं, हम जे थॉमसन से लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लिया, ठीक है। क्या किया? डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, ये डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब है, क्लियर है। ठीक है, ये क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब है, ओके। और इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड तो इन्होंने क्या रखा, जो हमारा लेफ्ट साइड है उस साइड तो कैथोड, एक प्लेट रखी थोड़ी सी, कैथोड इलेक्ट्रोड कह सकते हो आप इसको, और राइट साइड में इन्होंने क्या लिया, एनोड, कैथोड एंड एनोड। और इसको कैथोड एंड एनोड को, कैथोड एंड एनोड को एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, वोल्टेज से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? वोल्टेज से कनेक्ट किया, ठीक है। ठीक है। और कैथोड पर जो चार्ज है वो कैसा होगा, और एनोड पर जो चार्ज है वो कैसा होगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये एनोड है और इस साइड जो होगा कैथोड। कैथोड, कैथोड हैव नेगेटिव चार्ज और एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज। कैथोड हैव पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, कैथोड हैव नेगेटिव चार्ज, एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसमें क्या किया, यहां से एक पिस्टन लगा दिया जो कि एक प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। और जो ये प्रेशर है, जो ये प्रेशर वाला जो मैंने दिखाया है, ये वाली चीज, ठीक है, ये जो प्रेशर था ये इतना लो था, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, ठीक है, मिलीमीटर, क्लियर है। और फिर उसके बाद ये सेटअप करने के बाद इन्होंने जो ग्लास ट्यूब है इसमें हीलियम गैस को फिल किया। किसको किया? हीलियम गैस को फिल किया। अभी तक क्लियर है? जो मैं इसमें दिखा रहा हूं ये आपकी कौन सी है? हीलियम गैस। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, ग्लास ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड को रखा, एक को कैथोड कहा, एक को एनोड कहा, ठीक है। एक को क्या कहा? कैथोड, एक को क्या कहा? एनोड। और इसमें हीलियम गैस को फिल कर दिया। हीलियम गैस को फिल करने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो ये इलेक्ट्रोड लिया था इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट किया, और फिर इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। और जो ये वोल्टेज थी ये इतनी हाई वोल्टेज थी, कितनी थी? 10,000 वॉट। कितनी थी ये? 10,000 वॉट्स अप्रोक्स, 10,000 वॉट। देखो अभी क्या हुआ, जो ये प्रेशर इसने लिया था
ये डायरेक्ट ही इतना लो प्रेशर नहीं लिया था, ये वेरी लो प्रेशर है। कैसा है ये? वेरी लो प्रेशर। कैसा ये? वेरी लो प्रेशर। ठीक है, तो देखो ये जनरली इसने 1 atm रखा सबसे पहले, या 1 mm रखा, तो ये प्रेशर है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एट इनिशियल प्रेशर इज 1 mm। 1 mm प्रेशर रखा और 10,000 वोल्ट क्या है, एक वोल्टेज को अप्लाई किया, तो इन्होंने देखा देर इज नो फ्लो ऑफ करंट, देर इज नो फ्लो ऑफ करंट बिकॉज 1 mm पर, 1 mm पर क्या किया, 10,000 वोल्ट या वोल्टेज अप्लाई की, देन देर इज नो करंट, there is no current flow because gases have, the gases are poor conductor of electricity, पुअर कंडक्टर होती है। फिर इन्होंने क्या किया, देखो 1 mm से क्या किया, 10⁻⁻1 किया, -2 किया, -3 किया, फिर एट लास्ट 10⁻⁻4 तब इन्होंने क्या किया, एट लास्ट, मैं बीच वाली कुछ बातें नहीं बता रहा हूं आपको, एट लास्ट व्हेन P प्रेशर इज 10⁻⁻4 mm, इसको आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, या 10 की पावर आप कह सकते हो 0.01 mm, या 10 की पावर -4, 10⁻⁻4, तब इन्होंने क्या किया, ATM, सॉरी ये mm नहीं, ATM, 10⁻⁻4 ATM, ठीक है, और ये क्या था, 1 ATM, mm में तो दूसरी कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए अगर 10 किया आपने, 1 ATM प्रेशर रखा और 10,000 वोल्टेज को अप्लाई किया, तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, और करंट फ्लो नहीं होगा क्यों, क्योंकि जो गैसेस हैं, हीलियम गैस इसमें फिल की है, ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन तब जो हमारा प्रेशर है वो हमने 10⁻⁻4 ATM किया, देन फ्लो ऑफ करंट takes place, तो मतलब कि करंट आपका फ्लो हो गया, ठीक है। ऐसा क्या हुआ, फिर देखना अभी बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्वेशन में, वो क्या हुआ देखना कि कुछ रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हुई फील हुई हमें। क्या हुआ, कुछ रेज जो है हमें कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती हुई फील हुई, ना कि ऑब्जर्व हुई। बिल्कुल ध्यान से सुनना है मेरी एक एक बात को, ये क्वेश्चन जेई में पूछा भी गया था कि तब आपने जे थॉमस जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड रेज स्टडी किया, तो उस टाइम पर क्या कुछ रेज फील हुई, ऑब्जर्व हुई, क्या कुछ हुआ, तो बच्चे समझ लेते हैं ऑब्जर्व हुआ होगा, ना ऑब्जर्व नहीं हुआ, जस्ट फील हुआ, ठीक है। तो फील क्या हुआ, तब ये इतना लो प्रेशर, ठीक है, और इतनी हाई वोल्टेज एट 10,000 वोल्ट, ठीक है, 10,000 वोल्ट पर कुछ रेज, मैं बिल्कुल डार्क करूंगा उस चीज को, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये वाली रेज, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट पेन नहीं, वरना मैं उससे दिखा देता, आपको शो कर देता, 1 मिनट। हाँ अब दिख जाएगा आपको ये, ठीक है। जो मैंने रेड से किया है, तो कुछ रेज, ये क्या है, रेज जाती हुई दिखाई दे रही है, ये वाला, ठीक है। आप अलग से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ओके। तो ये जो है कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट होता हुआ कुछ फील हुआ। कैसे फील हुआ होगा, आप कह रहे हो सर ऑब्जर्व तो हुआ नहीं होगा, फिर कैसे फील हुआ, ये ऐसे फील हुआ बेटा जी कि यहाँ पर हमने जो है, ये जो ट्यूब है इसको
एक फ्लोरिसेंट, कोई भी फ्लोरिसेंट मटेरियल से इसको क्या किया, पॉलिश कर दिया। जो ट्यूब है इसकी, जो इस साइड वाला एंड है, इसको क्या किया मैंने, एक फ्लोरिसेंट, या आप कह सकते हो जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड से ये फ्लोरिसेंट मटेरियल है, फ्लोरिसेंट मटेरियल। फ्लोरिसेंट मटेरियल है ये, जो कि तब ये रेज इस पर, इस स्क्रीन पर या इस प्लेट पर, या कह सकते हो आप इस जो ये वाला पार्ट है ट्यूब का, और ये कैसी ट्यूब है, डिस्चार्ज, याद रखना है, भूल नहीं जाना है, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या है, ये चार्ज नहीं होगी, ठीक है, देयर इज जीरो चार्ज। तो ये फ्लोरिसेंट मटेरियल है क्या, जिंक सल्फाइड। तो जैसे ये रेज, ये जिंक सल्फाइड की जो मैंने कवरिंग की या पॉलिश की, इस पर गिरी, तो यहां पर क्या ऑब्जर्व हुआ, ग्लो, ये ग्लोइंग होने लगी, ग्लोइंग, ग्लोइंग नेचर होता है इसका फ्लोरिसेंट मटेरियल जो हमने लिया है, चमकने लगी एक तरीके से। तो क्या क्या इससे आप क्या कह सकते हो, क्या ऑब्जर्वेशन मिली, कि कुछ ना कुछ रेज कहाँ से, कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ मूव करने लगी। कब, तब हमारा प्रेशर 10⁻⁴ ATM था और वोल्टेज कितनी थी, 10,000 वोल्ट था। तो तब हमारी कुछ रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाने लगी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है, इसको हमें पहले तो जो था, सबसे इनिशियली जो ये रेज गई, ये रेज लिख रहा हूं मैं, ये रेज जो थी, इनको नेगाट्रॉन बोला गया। सबसे पहले क्या गया है, नेगाट्रॉन। क्या कहा गया इनको, नेगाट्रॉन। क्यों, क्योंकि इधर लिख रहा हूं मैं नेगाट्रॉन के बारे में, क्यों, क्योंकि जो नेगाट्रॉन है, नेगाट्रॉन हैव जीरो, सॉरी, नेगाट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, नेगाट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। फिर से बता रहा हूं, तब हमने वोल्टेज और प्रेशर को लो प्रेशर किया और वोल्टेज को हाई किया, तो कुछ ऐसा हुआ कि कैथोड से कुछ रेज जनरेट होके एनोड की तरफ जाती हुई फील हुई, ना कि ऑब्जर्व हुई, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से इनका पता भी लगाया, बाद में जो ये रेज निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इनका कुछ पता भी लगाया। लेकिन इनिशियली इनको क्या कहा गया, नेगाट्रॉन, ठीक है। तो हमें क्या पता हुआ कि ये ऐसा क्या हो रहा है। एक्चुअल में मैं आपको बात बताऊं, एक्चुअल में क्या हुआ है वो बिल्कुल आप ध्यान से सुनना है। जो हमने इसमें हीलियम गैस को फिल किया था, क्या किया था, हीलियम गैस को फिल किया था। अरे बेटा 10,000 वोल्ट, कितनी हाई वोल्टेज है, आपके घर पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी आती, कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप देखिएगा, और ये उससे कितना टाइम ज़्यादा है। तो ये 10,000 वोल्ट क्या करेगा, जो हीलियम गैस है इसको आयनाइज्ड कर देगा। क्या करेगा, कैथोड रे जनरेट नहीं होता है, जो ट्यूब में गैस फिल होती है उसको क्या करता है, डिस्चार्ज हो जाती है। मीन्स व्हेन हाई वोल्टेज अप्लाई, हाई वोल्टेज इज अप्लाई, देन हीलियम गैस इज डिस्चार्ज। क्या हो जाती है, वो डिस्चार्ज हो जाती है। कैसे डिस्चार्ज होगी, हीलियम है और ये क्या दिखाई देगा आपको, हीलियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली रेज कहाँ से कहाँ जाएगी, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगी, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई नेगेटिव वाला चार्ज, इसी वजह से इनको पहले तो नेगाट्रॉन बोला गया और बाद में फिर इनको क्या कहा गया, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, after some time this is called electron, this is called electron, ठीक है। और ये कब किया था, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट जो किया था, ये किया था 1879। और जो आइडिया था, ठीक है, जो सिंपल जर्नल आइडिया दिया था वो किसने दिया, विलियम क्रॉक्स। सिंपल आइडिया किसने दिया था, विलियम क्रॉक्स 1879, ठीक है। ये लेकिन इसके अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये किसने दिया था, जे थॉमसन,
जे थॉमसन, ठीक है। तो ये क्या किया, अब फिर से मैं एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि यही अगर आपको एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया तो इससे नेक्स्ट वाला तो ये लगा लो, देयर इज स्मॉल चेंज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या किया, कैथोड रे स्टडी जे थॉमसन ने किया था इन 1879, ठीक है। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, कैथोड और एनोड को रखा, हीलियम गैस को फिल किया, प्रेशर को 10⁻⁴ किया। क्यों किया, क्योंकि लो प्रेशर पर गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाई वोल्टेज को अप्लाई किया तो इन्होंने क्या किया, कुछ रेज को फील किया, ना कि ऑब्जर्व किया, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और एनोड को क्या किया, जो इस साइड ये प्लेट है इसको जिंक सल्फाइडिंग फ्लोरेसेंट मटेरियल से क्या किया, पॉलिश किया। और जब ये रेज इस पर पड़ी तो क्या किया, ग्लोइंग नेचर, यहाँ पर ग्लो हुआ, कुछ कलर फील हुआ होगा, और कलर डिपेंड करता है वोल्टेज पर, ठीक है। तो ये मैंने बात आपको यहाँ पर लिखी, एक्सप्लेन की है। और फिर सबसे पहले इसको नेगाट्रॉन बोला गया। व्हेन हाई वोल्टेज अप्लाई देन गैस इज डिस्चार्ज। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, जो गैस है वही डिस्चार्ज हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक ये रेज किसकी तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ गई है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कैथोड रेज, आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कैथोड रेज। कैथोड रेज, तो सबसे पहले कैथोड रेज आर इमिटेड एट 90 डिग्री एंगल। कैथोड रेज आर इमिटेड एट 90 डिग्री एंगल। कैथोड rays are emitted by 90 degree angle, ठीक है। they are move in forward या straight forward direction. they are always emit या they are always travel in straight forward direction, ठीक है। नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन, थर्ड आपका क्या है, नेचर ऑफ कैथोड रेज आर डज नॉट डिपेंड अपॉन, इस पर डिपेंड नहीं करती है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जो बी है, नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये क्या था आपका, कुछ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी। और भी देख सकते हो आप, वरने आपकी बुक में है ही, जर्नल निकल सकते हो। व्हेन कैथोड रेज स्टिक ए मेटल फॉइल, व्हेन कैथोड रेज आर स्ट्राइक a metal foil, the latter become hot, मतलब तब वो मेटल फॉइल के साथ क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो वो हॉट हो जाएगा, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, हॉट। इससे क्या पता चला, दिस इंडिकेट दैट कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, दिस इंडिकेट दैट cathode rays produce heating effect,
दे कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास, ये क्या करते हैं, आयनाइजेशन भी कर देते हैं गैसेज का। दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ द गैस, दे कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ द गैस विच दे पास, विच दे पास। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स, ये सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट आपकी बता दी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, चार्ज बाई मास रेशो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाई मास रेशो। तो कुछ एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया, वो चार्ज देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाई मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाई मास रेशियो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.76 इंटू 10⁻⁻, आप कह सकते हो माइनस या +8, यानी कि 8, ये E/m रेशियो है। ठीक है, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मास कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है वो वाली वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई E/m रेशियो। तो जो हमारी E की वैल्यू ये रही, E/m की वैल्यू ये रही, तो इसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.11 इंटू 10⁻⁻28, 10⁻⁻28 ग्राम, इसमें लिए ये ग्राम में। ठीक है, इसमें लिए ये ग्राम में। तो जो ये मास है m इज इक्वल टू, जो ये मास है ये क्या होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, नियरली किसके इक्वल होगा, नियरली 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये वाली जो मैंने वैल्यू लिखी आपकी यहाँ पर शो की हैं, ये वाली वैल्यू बेटा आपकी क्या है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। कहाँ पर, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इसको चार्ज की, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, उसकी यूनिट क्या है, कूलम। E/m यानी कि मास है और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, देयर इज नो चार्ज, E/m की कोई चार्ज यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो कल हम जो है ये कंप्लीट अबाउट किसके बारे में, ये आपका कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के बारे में है। ठीक है, आपको इसको लर्न करना है और कल हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ ए प्रोटॉन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है वो बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा वो बताइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।